हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार सचिवालय का सेट नंबर 4, जिसमें आपको 50 एमसीक्यू देखने को मिलेगा और जो कि बिल्कुल बिहार एसएससी के एग्ज़ाम्स के पैटर्न पे है। और यहाँ पे 50 एमसीक्यू आपको मिक्स तरीके से देखने को मिलता है। तो एंड तक देखिए और बताइए कि 50 में से आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, ठीक है। और अगर आपने इससे पहले के बाकी के पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से प्रैक्टिस सेट बाकी के 3 प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सल्तनत काल में दीवाने कोही नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की थी। दीवानी कोही नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की थी? तो सही आंसर यहाँ पे बन जाएगा। अगर आपने ऑप्शन बी को टिक किया तो बिल्कुल सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जौना खां था और इसने जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में दिल्ली के गद्दी पर बैठा था। इसका शासनकाल 1325 से लेकर के 51 तक था, ठीक है। 1325 से लेकर के 51 तक, ये ध्यान रखिएगा। इसे पागल बादशाह, रक्त पिपासु और साथ ही साथ विरोधाभासों का मिश्रण के नाम से जाना गया। तुगलक साम्राज्य को इसने जो कि 23 प्रांतों में विभाजित किया था। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और सबसे खास एक चीज़ याद रहेगा कि इसने जो राजधानी दिल्ली थी, राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित करके देवगिरी स्थापित किया था और देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा था मोहम्मद बिन तुगलक ने ही। चलिए, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का निर्माण करता है। तो बताइए कि प्रोटीन का निर्माण कौन करता है। तो राइट आंसर, प्रोटीन का निर्माण एमिनो एसिड के द्वारा होता है और हमारे शरीर में 20 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है या फिर दर्शाता है। यानी जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त होता है, यह चीज़ आपको पता होगा। जिसपे सबसे कम विचलित होता है लाल कलर और सबसे ज़्यादा जो विचलित होता है वो बैंगनी यानी कि वॉयलेट। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे ज़्यादा जो विचलित होता है वो आपका कौन सा है, बैंगनी कलर। ऑप्शन हम सी पे जाएंगे, सी में बिल्कुल करेक्ट होगा। और जो सबसे ज़्यादा विचलित होगा उसका जो प्रकीर्णन होगा वो फ्रेंड्स कह सकते हैं सबसे ज़्यादा है, क्योंकि मतलब विचलित मतलब कि प्रकीर्णन का मतलब क्या होगा, छितराना, ठीक है, स्कैटरिंग जिसको इंग्लिश में कहते हैं। और उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा और जो सबसे कम विचलित हो रहा है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। और यही कारण है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, जिसका प्रयोग हम लोग खतरे के सिग्नल के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। सलाल जल विद्युत परियोजना, और मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था जो कि दुलहस्ती भी आपका जम्मू कश्मीर में ही पड़ता है, सलाल भी जम्मू कश्मीर में ही पड़ता है, चिनाब नदी पर दोनों के दोनों स्थित हैं। तो यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डंकन पैसेज जो है निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। डंकन पैसेज जो कि पड़ता है दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान, यानी कि दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। और एक होता है 10 डिग्री चैनल, इस पर भी कन्फ्यूजन करना है तो आप ध्यान रखिएगा। 10 डिग्री चैनल जो होता है छोटा अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हमारा एक टेस्ट जो कि स्टार्ट हो चुका है और ये जो कि हर महीने के पहले तारीख से स्टार्ट होता है पूरे 1 महीने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि 1 नवंबर से टेस्ट आपका स्टार्ट हो चुका है और कल तक, यानी कि कल से लेकर के आज तक में करीब हमारे साथ 200 से ज़्यादा जो कि स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। और अगर आप अभी तक पीछे हैं और नहीं जुड़े हैं तो फ्रेंड्स आपके पास ये आखिरी मौका है। बिहार एसएससी का जो टेस्ट यहाँ पे कराया जा रहा है तो लास्ट महीने में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं और मतलब प्रैक्टिस लगा सकते हैं। इस पर बेसिकली आपको डेली जो कि 75 क्वेश्चन देखने को मिलता है। जीके जीएस का जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो आपको 75 क्वेश्चन, जिसमें 50 जीके जीएस और 25 साइंस के क्वेश्चंस होते हैं। और ये आपको ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड करा जाता है तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। जुड़ने का प्रोसेस बस यही है कि 49 रुपये पेमेंट करना आपको इस दिए गए नंबर पे, नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, पेमेंट करना इसी नंबर पे और स्क्रीनशॉट भी इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी चीज़ों के लिए अगर आपको जानकारी लेना है तो इसी नंबर पर आप मैसेज करके बात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, ये किसने कहा था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन लॉक। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष जो कि निर्वासित करके मांडले जेल भेजा गया था। मांडले जेल भेजा गया था मई 1907 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। संसद के सदन के कुल सदस्यों का कौन सा अनुपात उसकी बैठक में कार्यवाही चलाने के लिए कोरम होता है, यानी कि जो गणपूर्ति जिसको हम लोग कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, संसद की अगर हम बात करें जैसे लोकसभा या फिर राज्यसभा दोनों के लिए 1/10 यानी कि 10वां भाग होना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 10वां भाग होना चाहिए कोरम के लिए। अगला प्रश्न है कि आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी। आरबीआई की जो स्थापना है वो
आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर किया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। 1935 में इसका स्थापना हुआ, 1949 में जो कि राष्ट्रीयकरण हुआ, ये दोनों ध्यान रखेगा। 1937 तक जो कि इसका मुख्यालय कलकत्ता में था, लेकिन उसके बाद अब वर्तमान में मुंबई में, 1937 के बाद मुंबई में इसका मुख्यालय। ठीक है, इसके प्रथम जो गवर्नर थे उस समित, भारतीय जो की बात करें तो सी डी देशमुख, ये दोनों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण की ओर सेना भेजी थी? मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण की ओर सेना भेजी थी, वो कौन थे? तो मलिक काफूर का संबंध रहा था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इसको गुजरात अभियान के समय में नुसरत खान ने जो कि खरीदा था 1000 रुपये में, मतलब कि किसके थ्रू, किसके शासनकाल में? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में, तो ये ध्यान रखिएगा। और अलाउद्दीन खिलजी ने इसे मलिक ए नायाब बना दिया था। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि मलिक काफूर जो है वो शासक भी रहा था करीब 35 दिनों तक। कब? जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई थी तो 35 दिनों तक ये शासक रहा था खिलजी वंश का, तो ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि तैमूर लंग ने निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण 1398 में किया था, और उस वक्त जो शासक थे नसरुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर बनेगा, नसरुद्दीन तुगलक। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है कब? ऑप्शन ए 29 जुलाई को, 29 जुलाई ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। सरोजनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत की उपाधि दी थी? हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत की उपाधि दी थी किसे? मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ऑप्शन सी को टिक करेंगे। फ्रेंड्स एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिए, ताकि आपको रोजाना इस तरह की न्यू वीडियोज़ मिलती रहे। और मैं आपको बता दूं कि अब आपका रिवीजन क्लास स्टार्ट हो चुका है, यानी 22 दिन का टारगेट हम लेकर के चल रहे हैं। तो 22 दिन आप हमारे साथ अच्छे तरीके से बने रहिए और अच्छे से रिविजन्स करिए। भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली कहाँ से ग्रहण की गई है? भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जापान से, जापान से कानून द्वारा स्थापित, जापान से। पंचायती राज को लागू करने वाला भारत का जो प्रथम प्रांत था कौन था? पंचायती राज को लागू करने वाला जो पहला प्रांत बना वो राजस्थान का नागौर जिला, राजस्थान के नागौर जिला का एक गांव है, गांव को भी याद रखिएगा, बगधरी गांव। ठीक है, बगधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले पंचायती राज को लागू किया था, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। सेकेंड रैंक पे आंध्र प्रदेश आता है, वो भी याद रखिएगा। पंचायती राज का उल्लेख जो है वो राज्य के नीति सिद्धांत के अंतर्गत आता है, 36 से 51 जो अनुच्छेद है, और पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 के अंतर्गत है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पंचायत जो राज्य है वो किस सूची का विषय? तो राज्य सूची का विषय, ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित आंतरिक मंत्रिमंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? आंतरिक मंत्रिमंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आर के सन्मुखन सेठी, आर के सन्मुखन सेठी ऑप्शन बी को टिक करेंगे। टॉल्स्टॉय की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है जिसमें महात्मा गांधी के विचारों को प्रभावित किया था? टॉल्स्टॉय की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? डायरेक्ट ये प्रश्न कई बार पूछा गया। वार एंड पीस के लेखक कौन है? वार एंड पीस के लेखक लियो टॉल्स्टॉय, तो ये ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है, महात्मा गांधी का आत्मकथा का नाम क्या है? महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है, और जो इनका ऑटोबायोग्राफी है इसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट वन है कि हेलेंस्की जो है वो किसकी राजधानी है? हेलेंस्की राजधानी है किसकी? हेलेंस्की जो राजधानी है वो फिनलैंड की राजधानी होता है, ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आप बताइए कि डेनमार्क की राजधानी क्या होता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार हमने बात किया इसके बारे में, तो डेनमार्क की राजधानी आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है कि 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो वायसराय 1905 में कौन? लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कि हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित था? देखिए क्वेश्चंस के जो लेवल होंगे एग्जाम्स में इसी तरह से रहेंगे, 2-4 ही क्वेश्चंस जो रहेंगे ना थोड़ा सा टफ रहेंगे, ज़्यादा तो आपको काम करना है अपना जो कि साइंस पे, वैसे भी साइंस उसमें जो कुछ ज़्यादा टफ नहीं पूछे जाएंगे, आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, मेरी कई सारी वीडियोज़ हैं जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आप वहाँ से साइंस प्रैक्टिस करिए।
हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा रावी नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन बी। जबकि मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, तो इसे याद रखेंगे। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? राइट आंसर क्या बनता है? कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? तो सही आंसर ऑप्शन बी होगा, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी कहाँ से निकलता है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलता है, इसे याद रखेंगे, कृष्णा नदी। अगला प्रश्न कि बेरिंग जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? बेरिंग जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो ये अलग करता है रूस और अलास्का। रूस और अलास्का, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, रूस और अलास्का को। मार्च किस राज्य का लोक नृत्य है? मार्च किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही संबंध हो जाएगा ऑप्शन डी के साथ, मध्य प्रदेश। मार्च मध्य प्रदेश। और एक होता है मांडू महोत्सव, भी मध्य प्रदेश में ही मनाया जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? ध्यान देना, सबसे अधिक आबादी वाला राज्य। अगर आपने ऑप्शन बी को टिक किया तो आपने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक आबादी पूछा जा रहा है, ना कि जनसंख्या घनत्व। घनत्व के अकॉर्डिंग में बिहार टॉप पे होगा, लेकिन आबादी यानी कि जनसंख्या की बात की जा रही है, उत्तर प्रदेश टॉप पर है। सी करेक्ट होगा, ठीक है। बिहार के जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होता है, इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस नदी पर उपनदी यानी कि किस नदी की उपनदी पर तट पर बनाई गई है, स्थापित की गई है? तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है, इसलिए ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं, कृष्णा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है कि शरीर की विशालतम धमनी को क्या कहते हैं? शरीर की विशालतम जो धमनी है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे एरोटा कहते हैं, ठीक है, एरोटा के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। किस देश में विश्व की पहली हाइड्रोजन संचालित रेलगाड़ी जो कि परिचालन आरंभ किया गया है? यानी कि हाइड्रोजन संचालित पहली रेलगाड़ी किस देश में प्रारंभ किया गया था? जर्मनी। जर्मनी यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। एलोरा स्थित सैवो की जो कैलाशनाथ मंदिर है, इसका निर्माण किसने कराया था? कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूटों ने कराया था, इसलिए ऑप्शन ए को टिक करेंगे, राष्ट्रकूटों ने, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतिदुर्ग थे, ध्यान रखिएगा, और इनकी जो राजधानी थी मन्याखेत माना जाता है। किस मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगिरी से स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र में स्थापित की थी? सबसे पहले तो पाटलिपुत्र को स्थापित किया था इन्होंने ही, और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया उदयन ने। उदयन यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में किस वंश के शासनकाल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? किस वंश को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, गुप्त वंश को या फिर गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। और ध्यान रखिएगा, देखिए पूछा जाता है कि गुप्त काल में जो मुद्रा थी, स्वर्ण मुद्रा, उसको किस नाम से जाना जाता था? दिनार के नाम से। जबकि चांदी की मुद्रा को रूपक के नाम से जाना था, रूपक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और मंदिर निर्माण की जो कला स्थापित हुई थी वो भी आपका गुप्त काल से ही शुरू हुआ था। और एक चीज़ और प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि भूमि जो सर्वाधिक अनुदान दिए गए थे वो गुप्त काल में ही दिए गए थे, लेकिन भूमि अनुदान की प्रथा स्टार्ट की गई थी सतवाहन के समय में। ब्राह्मणों को जो भूमि दिया जाता था, अनुदान देना स्टार्ट हुआ था सतवाहन के समय में, लेकिन अधिकतर भूमि दान दिया गया था गुप्त वंश में या फिर गुप्त काल में कह सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास की जो प्रमुख घटना जिसको हम लोग वाइट फ्लोइंग रिवर के नाम से जानते हैं कौन सी है? किस प्रमुख घटना को वाइट फ्लोइंग रिवर के नाम से जाना जाता है? और वो घटना है दांडी मार्च। तो दांडी मार्च में दो चीज़, जैसे कि स्टार्ट कब हुआ था? 12 मार्च को। 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ और ये ख़त्म हुआ था 6 अप्रैल को, ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को। तो दांडी मार्च यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या बनता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस वक्त मुगल सम्राट कौन थे? तो प्लासी का युद्ध 1757, ठीक है, 1757। और उस वक्त जो मुगल सम्राट थे आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। अच्छा, आलमगीर किसका उपाधि था? तो औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था, आलमगीर उपाधि थी, लेकिन आलमगीर द्वितीय वो दूसरे राजा थे। मतलब जो मुगल साम्राज्य के उत्तरकालीन राजा हुए उनमें से एक थे ये आलमगीर द्वितीय। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी को सबसे कम जोतने की आवश्यकता होती है? किस मिट्टी को सबसे कम जोतने की आवश्यकता होती है? तो काली मिट्टी।
काली मिट्टी को सबसे कम जोतने की आवश्यकता होती है, यहाँ पे बी हो जाएगा। काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त होती है कपास के लिए, ये फेमस है। जैसे कि इसका अगर हम बात करें कि भारत में सबसे ज़्यादा ये कहाँ पर देखने को मिलता है, तो दक्कन का जो पठार क्षेत्र है, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, गुजरात के कुछ हिस्सों में, उस तरह से नीचे का जो हिस्सा है, इस तरह का जो हिस्सा है, मतलब गुजरात वाला, महाराष्ट्र वाला, ये दक्कन का पठार वाला एरिया, इसमें हम देखने को मिलता है काली मिट्टी। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है कि गांधी जी के नाम के पहले जो महात्मा जोड़ा गया वो कब जोड़ा गया था। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जो शब्द है ये जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार में नील खेती की विद्रोह ये हुआ था। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है कि दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र भू अवशिष्ट जो देश है कौन सा है। भू अवशिष्ट मतलब कि लैंडलॉक है वो बताना है। दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र, तो वो है आपका थाईलैंड, सॉरी लाओस, बिल्कुल से होगा लाओस। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। और अगर आपसे पूछें कि सबसे बड़ा जो भू अवशिष्ट जो देश है वो कौन सा है, काजाकिस्तान, ध्यान रखिएगा काजाकिस्तान। अगला प्रश्न कि सरिस्का अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। सरिस्का अभयारण्य जो हो किस राज्य में स्थित है, तो ये पड़ता है राजस्थान में। सरिस्का अभयारण्य राजस्थान में, ऑप्शन ए। ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है, तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी, यानी कि विकिरण। विकिरण में सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा का संबंध विलुप्त जीवों से है, यानी विलुप्त जीवों के अध्ययन करने से संबंधित जो शाखा होती है बायोलॉजी में, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसे पैलियोंटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, पैलियोंटोलॉजी। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा जो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा जेवी कृपलानी। जेवी कृपलानी, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है कि टी स्केल पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है। टी स्केल पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है बताइए, तो राइट आंसर क्या बनेगा, सही आंसर यहाँ पे हो जाता है हमारा ऑप्शन बी। चक्रवातों की जो शक्ति होती है उसको हम लोग टी स्केल पे मापते हैं। चक्रवात कब आता है, चक्रवात हम तब कहते हैं जब केंद्र में निम्न दाब हो और बाहर की ओर चारों तरफ उच्च दाब होता है, तब चक्रवात की स्थिति बनती है। अगला प्रश्न है कि 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किसने लिखी थी। एकदम वीवीआई प्रश्न है, और मैंने आपको कल भी एक क्वेश्चंस बताया था वीएस मिन्हास वाला, वो भी याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया सर एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। और इनके जयंती को 15 सितंबर को प्रत्येक वर्ष इंजीनियर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी। भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा को प्रारंभ किया था किस कंपनी ने, तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर जो रेलवे है उस कंपनी ने स्टार्ट किया था, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। किसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश स्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी और स्वभाषा दिया था, किसने, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आर्य समाज ने। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने किया था, तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि नाभिक के बाहर डीएनए कहाँ पर पाया जाता है। नाभिक के बाहर डीएनए 2 जगहों पर मिलता है, एक तो आपका केंद्रक में और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में यानी सूत्रकर्णिका में। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, एक होता है आपका केंद्रक में। अगला प्रश्न है निम्न में से किसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, किसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, तो प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजन पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन। जनजाति को इंगित करने के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था। आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठक्कर बाबा। देखिए ठक्कर जो है वो पूरा नाम इनका अगर हम बात करें तो अमृतलाल विठलदास ठक्कर होता है। अमृतलाल विठलदास ठक्कर होता है, जिनको गटर के संत के नाम से भी जाना जाता है। एक प्रश्न पूछा जाता है डायरेक्ट कि निम्नलिखित में से किस एक गटर के संत के नाम से जाना जाता है, तो यही है ठक्कर बाबा यानी अमृतलाल विठलदास ठक्कर। दिल्ली का वो पहला सुल्तान कौन था जिसकी आंतरिक जो नीति थी दूसरों को प्रसन्न करने के सिद्धांत पर थी, दूसरों को प्रसन्न करने के सिद्धांत पर थी, तो जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी वही थे जिन्होंने खिलजी वंश की स्थापना की थी, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। खिलोखरी को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था। बक्सर के युद्ध में 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ तो उस वक्त अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था, तो हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है।
तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर ऑल पे सेट रखिएगा ताकि आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम जो था कृष्णागिरी, यहाँ पे एक राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कृष्णागिरी। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।